सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम। सर्वेषां कृते मम आर्यप्रणाम नमस्कारः नमस्ते। आगच्छन्तु अद्य वयं विसर्गसन्धि इति विषये पठिष्यामः ज्ञास्यामः। विसर्गसन्धि का मतलब होता है, आइए हम लोग सरल शब्दों में जानने का प्रयास करें। विसर्ग मैंने पहले भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि संधि क्या होता है। जब दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि भी हमने आपको पढ़ाया है और व्यंजन संधि के बाद अब विसर्ग संधि की बारी आती है। तो आइए आज हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि किस तरह से विसर्ग में विकार उत्पन्न हो रहे हैं और उनका जो विकार उत्पन्न होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो सीखेंगे आज इस विसर्ग संधि के माध्यम से। तो विसर्ग संधि दरअसल सूत्र है खरवसाने और विसर्जनीय। कहते हैं ना, आपको मैंने पहले प्रत्याहार भी पढ़ाया है। प्रत्याहार में क्या होता है? खर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अनेक प्रत्याहारों के बारे में मैंने बताया आपको और आपसे निवेदन भी किया था कि यदि आप संधि सीखना चाहते हैं तो आप प्रत्याहारों को जरूर याद कर लेंगे, अवश्य याद कर लेंगे। आई उन रे ऋक ए उम आई औ छय वरट लन यमंग गणनम झमय गड़दस जब गड़दस खप छप छड़ तव कपय शशर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि इति महेश्वर सूत्राणि भी लोग कहते हैं। तो इन्हें आपको याद कर लेना चाहिए और यदि याद कर लेंगे तो निसंदेह आपको हर एक जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वह आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन संधि में प्रायशः यह देखा गया है कि हम लोग प्रत्याहार का प्रयोग करके ही बच्चों को समझाते हैं और प्रत्याहार यदि जिन बच्चों को समझ में आया होगा उनको निसंदेह विसर्ग संधि समझ में अवश्य आ जाएगा। तो आइए विलंब ना करते हुए, और एक बात और, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक संस्कृत के प्रति रुचि बढ़े। साथ ही साथ संस्कृत में विसर्ग संधि किस प्रकार से होता है, यह जो जो विसर्ग संधि है यही हिंदी के व्याकरण में भी विसर्ग संधि पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो संधि का जो प्रचलन है और हिंदी का जो प्रचलन है वो संस्कृत निष्ठ संधि है, हिंदी है। और संस्कृत निष्ठ होने के कारण संस्कृत को बिना समझे हम हिंदी को भी नहीं समझ सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने लोगों के बीच जो हिंदी पढ़ रहे हैं या जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सबों के बीच में संधि का प्रचार प्रसार अवश्य करें। इससे हमारे अंदर में वाक्पटुता आती है, इससे हमारे अंदर में वाक्यों के संयोजन में अत्यधिक सहायता मिलती है। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। तो विसर्ग संधि, जैसा कि मैंने आपको बताया, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या पहले हमने सीखा था कि स्वर के साथ मेल होने पर स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। आज हम सीखेंगे स्वर के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से विकार उत्पन्न होता है। किसके साथ? विसर्ग के साथ। अब आज सीखेंगे हम लोग विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अथवा स्वर और व्यंजन के मेल से, देखिए, स्वर और व्यंजन के मेल से भी विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए उदाहरणों के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विसर्ग संधि के बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि खरवसाने और विसर्जनीय, ससुरु विसर्जनीय सह, और
अतोरोढ़ पुलुदाद पुलुते हसी च ईचो असी विसर्गस्य रेफा। ये बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें कि मुख्यतया जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं उन्हें हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान लगा करके, मन लगा करके आप इसे ध्यान से देखें। देखिए, विसर्ग संधि जिसमें हम लोग इसका नामकरण किया गया, हिंदी वाले शिक्षक करते हैं, उत्तु संधि के नाम से वो जानते हैं और बच्चों को बतलाते हैं। लेकिन हम लोग सीधा कहते हैं अतोरोढ़ पुलुताद पुलुते, अतोरोढ़ पुलुताद पुलुते। अतो का मतलब है अवर्ण, ठीक है, अवर्ण से परे, ठीक है, अवर्ण के बाद, ठीक है, इधर भी अवर्ण है और इधर भी अवर्ण है, और अवर्ण के बाद यदि, और अवर्ण से पहले, अवर्ण के बाद या अवर्ण से पहले, ठीक है। देखिए, क में अ है, ठीक, और इधर अ है, मतलब अवर्ण से, विसर्ग से पहले अवर्ण हो और विसर्ग के बाद अवर्ण हो तो क्या होता है। देखिए, ये विसर्ग का उत्तु हो जाता है, और उत्तु होने के बाद गुण संधि जब होता है तो उ का ओ हो जाता है ना। गुण संधि में पढ़े थे आप लोगों ने, पढ़ा था आप लोगों ने, ई का ए, उ का ओ, री का अर पढ़े थे ना। तो अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, कह के पहले क्या है, अ है, क में क्या मिला हुआ है, देखिए, क जमा अह, क जमा अह, और इधर है अ य म, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या कि अब ये अ है, विसर्ग है, अ है, इधर भी अ है और इधर भी अ है, तो ये जो विसर्ग हुआ है इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। तो गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ओ हो जाएगा तो को बन जाएगा, देखिए, को। और ये जो अ रह गया, इस अ का, इसको बोलते हैं अर्ध अ, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध अ, इसको कोयम पढ़ते हैं। ऐसे ही देखिए, सह में भी स हलंत अह, ठीक है। अब अवदत, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या हो गया, अह का क्या हो गया है, क्या हो गया, ओ। अब सिंपल सा बात है, इसका क्या हो गया, ओ, इसका क्या हो गया, ओ, ठीक, और इसका क्या हो गया, ये अवग्रह, इसको अवग्रह चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको अर्ध अ बोलते हैं। तो ये यही होता है आपको उत्तु संधि में, अतोरोढ़ पुलुताद पुलुते, इसलिए सूत्र कहा प्लुत हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, ऋतु संधि, उत्तु संधि के बाद हम लोग पढ़े ऋतु संधि। अब ईचो असी, ईचः असी विसर्गस्य रेफा। अब देखिए, ईचः इसमें षष्ठी विभक्ति है तो इसका कहते हैं कि ईचः स्थाने, है ना, असी परतः विसर्गस्य रेफा भवति। तो अब ये जो है ईच का मतलब क्या होता है, अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर, अ या आ इसमें नहीं है, ईच प्रत्याहार जो है उसमें और या आ को छोड़कर के सारे वर्ण आ जाते हैं। तो अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर, कोई भी स्वर हो, है ना, तो स्वर वर्ण हो, अ या आ को छोड़कर के आगे विसर्ग के सामने अस हो, विसर्ग के बाद अस हो, विसर्ग के बाद अस, ये जो विसर्ग है इसके बाद अस हो, ठीक है। तो स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर सामने अस
और स्वर अस मतलब स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर विसर्ग के स्थान में, ये जो विसर्ग है इसके स्थान में इस विसर्ग का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। ठीक है, तो मुनि जमा इति, तो क्या हो गया, ये देखिए विसर्ग का क्या हो रहा है, मुनि है ना यहाँ पर, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का देखिए मैंने पहले ही बताया, अस प्रत्याहार में स्वर या व्यंजन वर्ण पर विसर्ग के बाद ठीक है, विसर्ग के सामने, ये विसर्ग के सामने है, ये विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन वर्ण होने पर क्या हो जाता है, विसर्ग का ड़ हो जाता है। और ये क्या कहा कि इच अ या आ को छोड़कर, देखिए अ या आ को छोड़कर, देखिए अ या आ नहीं है यहाँ, मुनि के देखिए मुनि के न में क्या है, छोटी ई है, भानु के न में क्या है, छोटी ऊ है। ठीक है, और ऐसे ही त में क्या है, ऐ है। तो ये सारे वर्ण है ना, इच मतलब अ या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर होंगे तो विसर्ग के सामने यदि अस हो, विसर्ग से परे, उसी को सामने कहेंगे या परे कहेंगे, विसर्ग से परे, तो क्या हो जाता है, उस विसर्ग का ड़ हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको इन उदाहरणों के माध्यम से आपको उत्तु संधि और रुत्तु संधि समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में और अन्य विसर्ग संधि को लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे विसर्जनीय सह विसर्ग का स कैसे हो जाता है, और ससुरुह जिसमें पदांत स और सजुस के स का रुत्व हो जाता है और रु के उ का लोप हो जाता है। तो वह सब आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।